हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब कुशल मंगल। मेरा नाम है संजय पोले और आप देख रहे हो फिजिक्स पोल। तो बच्चों, आज हम दूसरा पार्ट, बेसिक मैथमेटिक्स में दूसरा पार्ट चालू कर रहे हैं। वो है कैलकुलस। कैलकुलस मॉडर्न मैथमेटिक्स में बहुत 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 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैलकुलस डेवलप होने के बाद फिजिक्स की जो पढ़ाई है, फिजिक्स की जो फिजिक्स के दुनिया में एक नया मकाम हासिल हो गया है कि इस कैलकुलस के जरिए ही है हम बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनोस को, बहुत सारे फिजिक्स के फिजिकल फिनोमिनोस को हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे बोला जाता है कि कैलकुलस, वैसे तो मॉडर्न मैथमेटिक्स में तो ये बोला जाता है कि कैलकुलस जो है 17वीं सेंचुरी में बाबा न्यूटन ने, वही अपने न्यूटन ग्रेविटी वाले, हाँ, न्यूटन ने डेवलप किया था इंडिपेंडेंटली। उन्हीं के ज़माने में लाइबनीज नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी इनके ऊपर इंडिपेंडेंटली, न्यूटन से इंडिपेंडेंट होकर काम किया था कैलकुलस के ऊपर। लेकिन कहा जाता है कि जो कैलकुलस के ऊपर काम जो है बहुत पहले से हो रहा है। ग्रीस के कुछ फिलोसोफर ने, कुछ मैथमेटिशियन ने भी इसके ऊपर न्यूटन से कहीं साल पहले इसके ऊपर काम किया है, ऐसा बोला जाता है। चाइना में भी कुछ मैथमेटिशियन ने इसके ऊपर काम किया है। एक माधवाचार्य बोल के एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी कैलकुलस के ऊपर काम किया है। लगभग उनकी 15वीं सेंचुरी में के थे अपने माधवाचार्य, उन्होंने भी कैलकुलस के ऊपर काम किया, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इसका जो पब्लिकेशन जो हुआ कैलकुलस का, मेरे ख्याल से न्यूटन के ज़माने में हुआ। उनका जो काफ़ी फेमस किताब था, सब जानते होंगे, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, है ना। तो उस किताब में इन्होंने कैलकुलस को पब्लिश किया और सारी दुनिया के सामने ये जो एक मैथ्स का एक अलग नया रूप, मैथमेटिक्स का नया रूप, जिसके जरिए साइंस में आगे बढ़ना पॉसिबल हुआ, बहुत पूरा क्रेडिट जो जाता है न्यूटन को जाता है, लाइबनिज को जाता है इक्वली, राइट। तो ये कैलकुलस हमारे फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम एक भी चैप्टर फिजिक्स का पढ़ नहीं पाएंगे। बहुत बेसिक हम बहुत बेसिक लेवल पे ही कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं। जितना फिजिक्स के लिए जरूरत है उतना ही हम पढ़ रहे हैं। वैसे कि हमारे चैप्टर का नाम भी आप सब लोग जानते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स है। जो बच्चे मैथ्स के लिए पढ़ने जाएंगे, 11th-12th में जो मैथ्स ऑप्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक अध्याय होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है मैथमेटिक्स में। तो वो तो वहाँ जब डिटेल में पढ़ेंगे ही। लेकिन ये जो हम पढ़ने जा रही है वो सबके लिए है। आप चाहे नीट के बच्चे हो, चाहे आप मैथ्स के बच्चे हो, या आप मतलब IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबके लिए तो इतना बेसिक कैलकुलस तो आना ही चाहिए। तो सबसे पहले बिफोर गोइंग टू कैलकुलस, अगेन मैं आपको बोलूंगा कि कैलकुलस डेवलप करने के लिए अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल रहा। वो भी श्रेय जाता है पूरा डेकार्टस और हेनरी फर्मैट को। तो देखिए, इससे पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि कैलकुलस में जाने से पहले एक बात मैं हमको समझाना देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है, मैथमेटिकल फंक्शन। हमारे शादी ब्याह के फंक्शन की बात नहीं हो रही है। फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन हम किसे बोलते हैं, कि इसे समझना है फंक्शन क्या होता है। इस बात को अगर मुझे समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल लीजिएगा। मान लो कि हम किसी शहर से दूसरे शहर को निकल रहे हैं। अब मान लो कार के जरिए, कार से जा रही है। मुझे ड्राइंग ठीक से नहीं आती है, तो समझ लीजिएगा ये मेरी कार है। इस कार में पेट्रोल की टंकी होती है, टंकी में हमने पेट्रोल भर दिया, जितना चाहिए उतना पेट्रोल हमने भर दिया उसके अंदर। मान लीजिएगा 10 लीटर पेट्रोल इसके अंदर भर दिया शुरुआत में। और हमारे शहर से हमारी गाड़ी, ये जो कार है, हमारे जहां पर हम जाना चाहते हैं उस दिशा में निकल पड़ी। तो जैसे जैसे ये जो कार है डिस्टेंस कवर करती है, जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस को मैं D बोलता हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो डिस्टेंस बढ़ता है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार बढ़ता रहता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार बढ़ते रहता है। तो क्या होता है, पेट्रोल की जो अमाउंट है, पेट्रोल का जो अमाउंट है टंकी में, वो अमाउंट धीरे धीरे क्या होता जाता है। इसके अंदर का जो पेट्रोल है वो धीरे धीरे कंज्यूम होता है, खत्म होने लगता है। जो पेट्रोल की जो वैल्यू है, एट एनी इंस्टेंट पेट्रोल बदल रहा है, इसलिए अमाउंट ऑफ पेट्रोल या फिर उसका जो भी वॉल्यूम जो भी बचा है
उसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि वेरिएबल है। P मतलब अमाउंट ऑफ पेट्रोल एट एन इंस्टेंट, और ये D मतलब उस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आप देख सकते हैं बेटा, जितनी 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 गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, जितना जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर होता जाएगा, उतना उतना पेट्रोल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर गाड़ी कहीं रुक गई, आप चाय पानी नाश्ता के लिए आप कहीं बीच में रुक जाते हो, तो फिर वहां पे D कांस्टेंट हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल वो बदल नहीं रहा, या इसको पोजीशन बोलेंगे। यहां से हमने ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको पोजीशन बोलेंगे। X जैसे जैसे बदल रहा है, पोजीशन X मतलब हमारे जो शहर से हम अभी कितनी दूरी पे हैं, अब इस इंस्टेंट में हम कितनी दूरी पे हैं, ये बताने वाली चीज है X। X को हम पोजीशन बोलेंगे। आप हमने पढ़ा है पोजीशन क्या होता है, राइट। एक रेफरेंस के सहारे से इस कार की जो पोजीशन X है, तो उस इंस्टेंट पे इस गाड़ी के टंकी इस गाड़ी के टंकी में इतना पेट्रोल है। तो जैसे यहाँ पे आप रुक जाते हो तो X बदलेगा नहीं, तो P भी नहीं बदलेगा। तो एक आगे बढ़ रहे हो तो X बढ़ेगा तो P घटेगा। तो इसका मतलब ये जो P जो है, P का मतलब अमाउंट ऑफ पेट्रोल, ये जो चीज है ये इस X के ऊपर डिपेंड होके बदल रही है। अगर X आपका बढ़ रहा है तो P घट रहा है, अगर X चेंज नहीं हो रहा है तो P चेंज नहीं होगा, है ना। तो ऐसा मत बोलिएगा फिर सर वापस आ जाओगे तो X घटेगा तो P बढ़ेगा, क्या नहीं, ये इरिवर्सिबल है ये प्रोसेस। तो जैसे जैसे आप X बढ़ते जा रहा है तो फिर आपका P क्या होते जा रहा है, कम हो रहा है। तो X नहीं बदलेगा तो P भी नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब P जो क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ पेट्रोल एक फिजिकल क्वांटिटी है, X पोजीशन ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये बदलती है तो इसके हिसाब से P भी बदलता है। अगर ऐसा है तो अगर कोई भी एक क्वांटिटी मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में एक क्वांटिटी P नाम की X के ऊपर डिपेंड होके बदल रही है, तो इस P को हम बोलेंगे, इस P को ही हम बोलते हैं मैथमेटिकली P इज अ फंक्शन ऑफ X। क्या बोला जाता है इसे, P इज अ फंक्शन ऑफ X। ये इनटू या मल्टीप्लीकेशन का सिंबल नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का। इसका मतलब P नामक की कोई तो भी फंक्शन है, वो X नाम के कोई वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अगर X बदलो तो P भी बदलता है, X कांस्टेंट है तो P भी कांस्टेंट रहता है। ओके, तो X के साथ P बदल रहा है, तो हम इसी बात को हम लिखते हैं P इज अ फंक्शन ऑफ X। मान लीजिए Y नाम की कोई तो भी क्वांटिटी है, वो X के ऊपर डिपेंड हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे Y इज अ फंक्शन ऑफ X। Y जो है X के ऊपर डिपेंड करेगी, राइट। F इज एनी फंक्शन, और अगर वो T का फंक्शन है, अगर T बदलो, T नामक कोई तो भी दूसरी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। F मतलब ये भी कोई और क्वांटिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, कुछ और हो सकता है। तो अगर टाइम बदलेगा तो F भी बदलेगा, तो हम F को क्या बोलेंगे, F जो है इस T का फंक्शन है, T बदलो तो F भी बदलेगा। और पढ़ेंगे इसे हम कैसे, F इज अ फंक्शन ऑफ T, और लिखेंगे कैसे, F ऑफ T, ऐसा भी बोलेंगे इसको, F ऑफ T बोलेंगे, या फिर F इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, F इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर T को बदलो तो F भी बदलेगा। तो कोई भी फंक्शन को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अगेन फिर से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, इसी के सहारे से फंक्शन को भी एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि एक फंक्शन का वेरिएशन दूसरे वेरिएबल के ऊपर किस तरह से डिपेंड है, वो भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन से ही दिया जाएगा। ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, किसी मान लो ऐसा x² है, x बदलेगा तो y भी बदलेगा, तो हम इसे बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है ना। तो इसमें एक y नाम की क्वांटिटी जो x नाम की क्वांटिटी पे डिपेंड होकर बदल रही है, इस बात को भी एक्सप्रेस करने के लिए मैं अलजेब्रा का सहारा ले रहा हूं, और इसे प्लॉट करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। इनफैक्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा इसे प्लॉट करने के लिए। तो देखिएगा हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस कैलकुलस में दो पार्ट होते हैं, कैलकुलस में दो पार्ट होते हैं। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। अब दोनों का भी मतलब हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें हम डेरिवेटिव्स या फिर डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा y जो है कोई तो भी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ओके। y इज एनी फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन x। अगर x को बदलो तो y भी बदलेगा, x को बदलो तो y भी बदलेगा। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x,
और उसको अच्छे मैथमेटिकल स्टाइल में अगर हम लिखेंगे तो y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिखना पड़ेगा। मान लीजिएगा इसका वेरिएशन किसी तरह से x के साथ y बदल रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है y का x के साथ। तो सबसे पहले मैं ये ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करूंगा कि क्या दर्शा रहा है ग्राफ। देखिएगा ये जो क्वांटिटी होती है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होता है, जो अपने आप बदलता है, उसे हम एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, जो उसको मोस्टली हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। और एक्स के ऊपर डिपेंड होकर कौन सी चीज बदल रही है, वाई, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, उसको हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स वेरिएबल जो है वो हमेशा बढ़ते जाता है, राइट। ये तो हमेशा ही बढ़ते जाए, जीरो से चालू होता है और इंफिनिटी की तरफ बढ़ता है, जीरो से चालू होता है तो माइनस इंफिनिटी की तरफ चेंज बढ़ते जाता है, या फिर इधर घटते जाता है बोलेंगे। तो इसके हिसाब से वाई कैसे बदल रहा है ये हमें इस ग्राफ से पता चलेगा। अब जैसे एक बात समझ लीजिएगा, अगर कोई तो भी एक पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट का मतलब हो गया P ऑफ x, y, ये पॉइंट है इसके ऊपर, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब होता है ये डिस्टेंस जो है y और ये डिस्टेंस है x। मतलब कभी भी याद रखना कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो हमेशा, वर्टिकल बोलना उचित नहीं है, ये जो y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसे हम y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में हॉरिजॉन्टली नजर आ रहा है वो x कोऑर्डिनेट है। तो x तो हमेशा बदलेगा, y x के साथ या तो बदल भी सकता, घट भी सकता, बढ़ भी सकता, कांस्टेंट भी रह सकता, कुछ भी रह सकता है। तो देखिए जैसे हमारा x बढ़ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ ये वर्टिकल जो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ वो y है। तो y क्या हो रहा है, जैसे ये देखो x तो बढ़ते जा रहा है हमारा, x तो बढ़ते जा रहा है, ऐसा y क्या हो रहा है, y क्या हो रहा है, y क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जैसे देखो y पहले कम है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और भी बढ़ रहा है, और भी बढ़ रहा है, अभी घट रहा है y, फिर अभी कम हो रहा है y, और कम हुआ, और कम हुआ, और y कम हो रहा है। मान लीजिए ग्राफ कुछ के बाद ऐसा होगा। इसके बाद तो देखो x बदल रहा है लेकिन y तो बदल ही नहीं रहा, इसके बाद y के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो फंक्शन हमें दिख रहा है, कुछ उस फंक्शन का प्लॉट इस तरह से ग्राफ, मतलब y का जो वेरिएशन है x के साथ इस तरह से है। तो हमने पहले बताया था x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो तो हमेशा बढ़ते ही जाता है, राइट। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x के साथ y किस तरह से बदल रहा है यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं। शुरुआत में y x के साथ बढ़ रहा है, फिर हमें ये नजर आएगा कि y उसके बाद कम हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा कोई तो एक पॉइंट लेते हैं इस ग्राफ के ऊपर, इस पॉइंट का नाम है P और उसके कोऑर्डिनेट्स है मान लो x1, y1। इसका मतलब होगा ये जो डिस्टेंस है वो है x1 और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली जो हाइट है वो y1। दूसरा एक पॉइंट लेते हैं इसी के ऊपर जो यहां से x2 दूरी पे है और ये ऐसे y2 दूरी पे है। तो ये वाला पॉइंट का नाम अगर मैं Q देता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2, y2, राइट। तो देखिए हम अगर इस ग्राफ में P से लेके Q पॉइंट तक जा रहे हैं, Q से लेके P पॉइंट तक जा रहे हैं, P से Q तक जा रहे हैं, P से लेकर Q पॉइंट तक जा रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा होगा कि अपना जो x है x1 है, यहाँ पर x की वैल्यू x1 है, यहाँ आते आते हमारा x की वैल्यू x2 हो गया। तो ये डिस्टेंस आपका x1 है, ये डिस्टेंस आपका x2 है, तो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, जिसे मैं डेल्टा x बोलूं। डेल्टा मतलब चेंज के लिए यूज करते हैं और x मतलब x में चेंज, डेल्टा x मतलब चेंज इन x। ओके, यहाँ पे y1 है, ये पूरा y2 है, तो ये डिस्टेंस y में चेंज आया डेल्टा y, यहाँ पर y2 माइनस y1 का मतलब है डेल्टा y। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब हम P इस कर्व के ऊपर, मतलब x तो बदलते जा रहा है, x तो हमेशा बढ़ते जाएगा, x तो हमेशा बढ़ते जाएगा, x के साथ क्या हो रहा है, y बदलते जा रहा है, कभी बढ़ रहा भी है, कुछ x के बाद कम भी हो रहा है। तो अगर हम P से लेके Q तक जा रहे हैं तो x में जो चेंज आया, द चेंज इन x इज डेल्टा x। ओके, तो अगर x में चेंज डेल्टा x आया, द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन y इज व्हाट, डेल्टा y, है ना। अगर हम P से Q तक जा रहे हो तो x अगर इतने अमाउंट में चेंज हो रहा है तो y कितने अमाउंट में चेंज हो रहा है, डेल्टा y। x में यदि अगर चेंज डेल्टा x है, द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन y इज व्हाट, डेल्टा y। ओके, तो इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो ऑन एन एवरेज x में यदि अगर डेल्टा x चेंज आया तो y में चेंज डेल्टा y आया। तो मान लीजिएगा अगर
x में अगर 2 चेंज आया, 2 यूनिट चेंज आया, तो y में अगर 4 यूनिट चेंज आता है फॉर एग्जांपल, तो x में अगर 1 यूनिट चेंज आएगा, तो इस हिसाब से x में अगर 1 यूनिट चेंज आएगा तो y में कितने यूनिट चेंज आना चाहिए? 4/2, है ना। मान लीजिएगा 2 रुपए के 4 एप्पल आते नहीं है, मान लो 2 रुपए के अगर 4 एप्पल आते हैं तो फिर 1 रुपए के कितने आएंगे? 2 रुपए के अगर 4 एप्पल आते हैं तो 1 रुपए के कितने आएंगे? 1 रुपए के आएंगे 2, 4/2 यानी 2 एप्पल। तो अगर x में चेंज आया डेल्टा x तो y में चेंज आया डेल्टा y। तो x में चेंज आया 1 यूनिट तो y में कितना चेंज आएगा? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे x में चेंज आया 2 यूनिट तो y में चेंज आया 4 यूनिट। तो x में चेंज आया 1 यूनिट तो y में चेंज आएगा 4/2 यूनिट। उसी तरह से x में चेंज अगर डेल्टा x यूनिट आया तो करेस्पॉन्डिंग चेंज इन y है डेल्टा y है। तो इसके हिसाब से ऑन एन एवरेज x में अगर 1 यूनिट चेंज आया तो y में एवरेज चेंज कितना होगा? डेल्टा y बाय डेल्टा x। सर ये एवरेज शब्द आपने क्यों इस्तेमाल किया, मैं बताऊंगा वो भी। तो व्हाट इज दिस? ये जो है आप देख सकते हो इधर x बदलते जा रहा है सर, x बढ़ते जा रहा है तो y भी बदलते जा रहा है। तो x में अगर डेल्टा x चेंज आया तो करेस्पॉन्डिंग चेंज इन y डेल्टा y है। तो इसके हिसाब से x में अगर 1 यूनिट चेंज आया तो y में कितना चेंज आया सर? डेल्टा y बाय डेल्टा x। एवरेज चेंज है डेल्टा y बाय डेल्टा x, एवरेज चेंज है डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसे एवरेज क्यों बोल रहे हो? एग्जाम्पल के तरीके बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिएगा अगर समर का समय चल रहा है, शादी ब्याहों का समय है, मान लीजिएगा अप्रैल के 1 तारीख से लेके अप्रैल के 30 तारीख तक जो गोल्ड का जो रेट है, जो सोने का जो रेट है, वो मान लीजिएगा कुछ 4,000 रुपए से बढ़ गया या फिर 3,000 रुपए से बढ़ गया। 30 दिन में 1 तारीख से 30 तारीख तक 30 दिन होंगे, तो 30 दिन में अगर गोल्ड के रेट में वृद्धि हुई 3,000 रुपए, 30 दिन में अगर 3,000 रुपए बढ़ रहा है तो ऑन एन एवरेज हर एक दिन कितना चेंज हो रहा है? हर दिन में कितना बढ़ रहा है गोल्ड का प्राइस? आप देख सकते हैं 300 रुपए से बढ़ रहा है, 300 रुपीज पर एवरी डे, है ना। तो सो एवरेज चेंज इन गोल्ड रेट प्राइस पर एवरी डे 300 है। तो एवरेज क्यों बोल रहा है इसे? 30 दिन में अगर 3,000 है तो ऑन एन एवरेज हर एक दिन में 300 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन 300 आना है, हो सकता है किसी दिन 500 रुपए आया होगा, किसी दिन 200 रुपए आया होगा, किसी दिन चेंज ही नहीं हुआ होगा। तो ऑन एन एवरेज 30 दिन में अगर 3,000 आता है तो ऑन एन एवरेज हर एक दिन में कितना आ रहा है? सो सिमिलरली अगर x में डेल्टा x चेंज आया तो y में चेंज कितना आया? डेल्टा y। तो x में अगर 1 यूनिट चेंज आया तो y में कितना चेंज आया? ऑन एन एवरेज डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये जो क्वांटिटी है जरा ध्यान से देखिए, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये जो क्वांटिटी है ये क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है? x को अगर आप x को इधर आप x को अगर 1 यूनिट से अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो y कितनी यूनिट से बढ़ रहा है? x को अगर हम 1 यूनिट से बढ़ाएंगे तो y कितनी यूनिट से बढ़ेगा? ये हमें ये क्वांटिटी से पता चलेगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x, राइट। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x को कैलकुलेट करके हम पता कर सकते हैं कि अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअसली बदल रहा है तो उसके हिसाब से y कैसे बदल रहा है, y में चेंज कैसे आ रहा है। अगर x को मैं 1 यूनिट से अगर बढ़ाता जाता हूं तो y कितनी यूनिट से बढ़ते जा रहा है। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं इसको कि x के साथ y किस रेट से बदल रहा है, इसे हम डेल्टा y बाय डेल्टा x बोलते हैं। इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें x, p और q ये बहुत दूर दूर वाले पॉइंट है, मतलब x1 और x2 के बीच में की दूरी काफी ज्यादा है, डेल्टा x हमारा बहुत ज्यादा है, ये एक अच्छा खासा एक इंटरवल है ना, ये इंटरवल है। इंटरवल की विड्थ क्या है? x2 माइनस x1। x में हमने कितना चेंज लाया? x2 माइनस x1, है ना, तो जाके y में कितना चेंज आया? डेल्टा y इज इक्वल y2 माइनस y। तो ये क्या बता रहा है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x।
सॉरी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज मतलब अगर एक्स को मैं 1 यूनिट से बढ़ाता जाऊं तो वाई कितनी 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 यूनिट से बढ़ते जा रहा है, वही हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि अगर मैं इस इंटरवल की लेंथ अगर बहुत छोटा कर देता हूं, बहुत छोटा कर देता हूं, यानी ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है अगर बहुत छोटे इंटरवल के लिए लेता हूं, अगर x2 माइनस x1 बहुत छोटा है, मान लीजिएगा अपना जो x2 माइनस x1 जिसे हम डेल्टा x बोल रहा हूं, ये बहुत छोटा है, इसे हम लिख रहे बेटा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी x1 बहुत करीब करीब है x2 के, तो उनका जो डिफरेंस है वो लगभग लगभग 0 के आसपास होगा। इसे हम बोलेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसे देख के डरने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका एक ही मतलब है, ये जो डेल्टा x जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है x2 माइनस x1, ये बहुत छोटा इंटरवल है। इतना छोटा इंटरवल है कि x2 और x1 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो x2 और x1 लगभग लगभग एक ही पॉइंट मान सकते हैं। हालांकि वो नहीं है एक पॉइंट, कितने भी रियल नंबर में कितने भी करीब करीब के 2 पॉइंट भी ले लो, उनके बीच में और इंफिनिटी नंबर होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन x2 और x1 इतने छोटे हैं कि ये लंबा जो इंटरवल जो नजर आ रहा है x2 माइनस x1, जो बड़ा इंटरवल जो है वो काफी छोटा इंटरवल होगा, काफी छोटा इंटरवल होगा ये, ताकि उस इंटरवल को आप पॉइंट मान सको, उस इंटरवल को पॉइंट मान सको। अगर आपने बहुत छोटे इंटरवल के लिए रेट ऑफ चेंज निकाला, ये क्या है, बड़े इंटरवल के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। अगर वो इंटरवल, जिस इंटरवल में मैं रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूं वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर वो इंटरवल अगर बहुत ही छोटा है, तो इस एक्सप्रेशन को लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसी एक्सप्रेशन को, इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, अभी भी हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं, लेकिन जिसमें मैंने एवरेज वैल्यू निकाला, जिस इंटरवल में मैंने एवरेज निकाला है, वो एवरेज यदि अगर बहुत ही छोटा है तो उस इंटरवल को मैं पॉइंट बोल सकता हूं, और उसी बहुत छोटे इंटरवल में लिया गया एवरेज को ही हम dy बाय dx बोल सकते हैं। डेल्टा y बाय डेल्टा x का ही ट्रांसफॉर्मेशन dy बाय dx में हो जाता है यदि अगर आपका डेल्टा x मतलब इस इंटरवल की विड्थ बहुत छोटी है, इतनी छोटी है इंटरवल की विड्थ कि वो पॉइंट कहलाएगा। तो ये एवरेज, यदि एवरेज अगर बहुत छोटे इंटरवल पे लिया गया, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे लिया गया, तो उसी को ही हम dy बाय dx बोलते हैं, और इसी dy बाय dx को ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। So basically physically ये डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x क्या बता रहा है, ये भी क्या बता रहा है, this is also again what it is indicating, dy by dx is again rate of change of y with respect to x, that means how quickly the y is changing when you are changing this x by unit change. If you are increasing the x, of course x changes. If you are increasing the x by 1 unit amount, then how quickly, by what amount the y is changing at every point. So again, this is average rate of change, but the average is taken on a very small interval. Then the average rate of change taken of y with respect to x on a very small interval is known as derivative of y with respect to x, या फिर इसको differentiation of y with respect to x भी बोला जाता है। और ये क्या बताएगा, कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा है, y का रेट ऑफ चेंज बता रहा है x के साथ। यदि अगर आप x को बदलते जाओ तो y किस तेजी से बदल रहा है ये बताएगा हमको dy बाय dx। तो dy बाय dx को हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। एक आदमी मान लेते हैं एक लाइन पे खड़ा है, एक 1 डायमेंशनल मोशन में है, एक ही लाइन पे चल सकता है मान। तो यहाँ पर एक कोई तो भी हमने किसी को खड़ा कर दिया एज एन ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर की जगह को हम x = 0 मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं, ओरिजिन के पास एक ऑब्जर्वर है। तो इस ऑब्जर्वर ने एक टाइमर भी लगाया, उसके पास एक टाइमर है, और एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट है या कार है, मान लीजिएगा ये कार जो है ये आगे बढ़ रही है, इधर आगे बढ़ती है। तो इसने क्या मेजर किया, सर्टेन जब इस टाइमर में t1 समय हो रहा था, तब ये जो कार है समथिंग x1 दूरी पे थी। तो थोड़ी देर के बाद ये कार जो है आगे बढ़ गई,
तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन है वो भी बढ़ गई होगी x2। तो तब घड़ी में जो समय हो रहा था टाइमर में वो t2 था। t1 समय पे ये जो कार थी x1 दूरी पे थी, t2 समय पे जो कार है वो x2 दूरी पे है। तो यहां से आप देख सकते हैं जब तक ये कार मोशन में है, जब तक ये कार मोशन में है तब तक ये समय चलते रहेगा, तो इसका जो पोजीशन है वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इसका मतलब आपका जो x है वो इस समय का फंक्शन है, समय बदलते जा रहा है तो उसकी पोजीशन भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो x इज द फंक्शन ऑफ t, x मतलब पोजीशन, t मतलब टाइम। अब देखिए जब समय t1 से t2 बदला तो व्हाट इज द चेंज इन टाइम, t1 से t2 बदला तो चेंज इन टाइम इज t2 माइनस t1। तो पोजीशन कितनी बदली, उसकी पोजीशन बदली सर, पर बाद में x2 हो गई, शुरुआत में x1 थी। तो व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन, सिंपली x2 माइनस x1। तो आप देखिए डेल्टा t समय में, डेल्टा t समय मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए जो भी समय लगा वो डेल्टा t। तो डेल्टा t समय में उसकी पोजीशन कितनी बदली, यहां से लेके यहां तक, यानी ये वाला, ये कितना है x2 माइनस x1 यानी डेल्टा x। तो डेल्टा t समय में, डेल्टा t समय में इस कार की जो पोजीशन है वो डेल्टा x अमाउंट से बदली। तो डेल्टा t समय में अगर डेल्टा x अमाउंट से बदल सकती है तो ऑन एन एवरेज एक सेकंड में कितनी बदलेगी उसकी पोजीशन, हर एक सेकंड में उसकी पोजीशन कितनी बदलती जाएगी ऑन एन एवरेज, वो होगी डेल्टा x बाय डेल्टा t। सो व्हाट इज दिस, ये जो चीज है हमें क्या बता रहा है, ये जो ब्रैकेट पे हमने इधर जो लिखा है गोल में वो हमें बता रहा है कि अगर आपका समय बढ़ते जा रहा है तो उस कार की जो पोजीशन है वो समय के साथ किस रेट से बदलते जा रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। लेकिन ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने जो लिया है बड़े टाइम इंटरवल में लिया है ना, यहां से यहां तक अच्छा खासा 10-15 सेकंड लग रहे हैं, एक बड़े टाइम इंटरवल में लिया। यदि ये अगर टाइम इंटरवल हमने बहुत छोटा कर दिया, ये टाइम इंटरवल इतना छोटा कर दिया कि उस छोटे से टाइम इंटरवल लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा कर दिया तो उसके हम पल बोल सकते हैं, एक लम्हा, इंटरवल मतलब लम्हा, बहुत लम्हा, तो पल मतलब वो इंस्टेंट। तो अगर ड्यूरेशन को बहुत छोटा कर दिया तो वो इंस्टेंट होगा। तो आप देखिए हमने अभी भी डेल्टा x बाय डेल्टा t, लिमिट डेल्टा x बाय डेल्टा t मतलब क्या, अभी भी क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन टाइम ड्यूरेशन कैसा लिया गया, बहुत छोटा, तो बहुत छोटे ड्यूरेशन पे लिया गया एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt। तो dx बाय dt इज व्हाट, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब समय बदलते जा रहा है तो उसका पोजीशन किस तेजी से बदलता रहा है, समय के साथ इस गाड़ी का, इस कार का पोजीशन किस रेट से बदल रहा है, ये हमें दर्शाएगा dx बाय dt। इसे ही हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यह हमें फिजिक्स में ये वेलोसिटी कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, यह हमें फिजिक्स में वेलोसिटी कहलाता है। तो इसका मतलब अगर हमको पोजीशन, एक गाड़ी की या कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ बदल रही है तो वो पोजीशन किस रेट से समय के साथ बदलती है उसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। इसलिए वेलोसिटी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कहते हैं, है ना। तो एक बात बता दूं कि स्मॉल चेंज को हम कैलकुलस की भाषा में ये बोलते हैं इनफाइनेटेसिमल, इनफाइनेटेसिमल चेंज। डेल्टा t मतलब इनफाइनेटेसिमल चेंज इन टाइम, डेल्टा x मतलब इनफाइनेटेसिमल चेंज इन x, राइट। स्मॉल चेंज को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनेटेसिमल चेंज। तो मेरे ख्याल से अभी फिजिक्स में डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx या फिर dx बाय dt या dv बाय dt, इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। अभी तक हो गया होगा, जैसे इसका मतलब है x के साथ y किस तेजी से चेंज हो रहा है, इसलिए y का रेट ऑफ चेंज x हो गया। इसमें t के साथ x किस तेजी से चेंज हो रहा है, ये क्या है, t के साथ v किस तेजी से चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां हमको फिजिक्स में बहुत बार किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दूसरे पर्टिकुलर क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में निकालना होता है। तो जब जब हमें ऐसा करना होगा तब तब हमें ये डिफरेंशिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी हमको यूज करना पड़ेगा, इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जैसे ये y है और ये x है, y और x के बीच में ये कुछ तो भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप है। सपोज दिस इज एनी कर्व, राइट।
y और x के बीच में जो भी अलजेब्रिक रिलेशन होगा उसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो एक कर्व आना चाहिए कोई कभी। तो dy बाई dx ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होगा इसका, और डेल्टा y बाई डेल्टा x का ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होगा, इन दो बातों को अगर हमको समझना है, समझ लीजिए इसके ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट है समथिंग x1, y1, और दूसरा कोई तो भी पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y। अगर हम इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए और इस कर्व को कट करते हुए और इन दो पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन अगर इमेजिन करते हैं, सपोज दिस लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट लाइन, इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट लाइन, राइट, सीकेंट लाइन। अगर हम इस सीकेंट लाइन का स्लोप अगर देखते हैं, इस सीकेंट लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, जैसे कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विल बी डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो ये ध्यान से देखेंगे तो ये जो है, ये जो लाइन हमने जो ड्रॉ की, दो पॉइंट से पास हो रही है और इस कर्व को कट करते हुए जाने वाली इस लाइन का स्लोप होगा। सो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज नथिंग बट ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, राइट, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन होगा। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। ओके, तो dy बाय dx ज्योमेट्रिकली क्या बताएगा हमको, राइट। अगर हम इस लाइन को, इसी सेकंड लाइन को अगर मैं यहां कहीं तो भी एक्सटेंड कर देता हूं और ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो यही सेकंड लाइन का स्लोप क्या होगा, tan थीटा। ओके, नाउ what is the meaning of geometrical meaning of dy by dx। तो इसे समझना है तो हम क्या करते हैं, इस Q पॉइंट को देखिए, अभी जैसे कि ये x1 है, ये x2 है, तो यदि अगर अब हम जानते हैं कि ये जो डेल्टा x यानी x2 माइनस x1, इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है बहुत छोटा होता है जब जीरो के अप्रोच करता है, ये जो डिफरेंस यानी x2 माइनस x1 की वैल्यू बहुत छोटी होती है, यानी x2 करीब करीब x1 के बहुत करीब में होना चाहिए। तो अगर मैं x2 को, इस Q पॉइंट को पास में लाता हूं, तो x1 और x2 के बीच में, अभी x2 माइनस x1 ये है, अगर इस पॉइंट को भी इधर लाता हूं तो x2 माइनस x1 और भी छोटा होगा, अगर यहां लाता हूं तो इनके बीच में की दूरी और भी छोटी होगी। तो ये जो सेकंड लाइन बनेगी, अगर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को अगर इधर इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये सेकंड लाइन, ये जो इंटरवल जो है x2 माइनस x1 की जो वैल्यू है, डिफरेंस है, वो कम कम होता जाएगा। अगर x2 को अगर बहुत ही करीब लाता हूं मैं, अगर x2 को बहुत करीब लाता हूं मैं, बहुत ही करीब लाता हूं, तो ये कैसे दिखेगा, ये वाली जो सेकंड लाइन है वो कैसे दिखेगी, ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन होगी, अगर मान लीजिएगा Q, ये तो P पॉइंट था, ये Q कहीं और था, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन थी वो हमारी सेकंड लाइन हुआ करती थी। ओके, तो अगर मैं इस Q पॉइंट को इस P के बहुत करीब लाता हूं, तो ये जो लाइन दो अलग अलग पॉइंट को कट करते हुए जाने के बजाय सिर्फ इस P पॉइंट को ऐसा टच करके जाएगी, इस P पॉइंट को ऐसा टच करके जाएगी। अगर किसी भी कर्व को, कोई स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर किसी कर्व को किसी पॉइंट को ऐसे टच करते हुए जाती है, तो उसे कहते हैं टैंजेंट लाइन, राइट, इसे कहते हैं टैंजेंट लाइन। और इसका स्लोप क्या होना चाहिए, इसका स्लोप भी क्या होगा, ये सेकंड लाइन ही है, बेसिकली दिस इज द सेकंड लाइन, बट द सेकंड लाइन इज कटिंग द कर्व एट टू डिफरेंट पॉइंट्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इसका भी स्लोप क्या होना चाहिए, डेल्टा y बाय डेल्टा x। मात्र डिफरेंस ये है, यहां पर ये दोनों पॉइंट P और Q बहुत करीब है, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, dy by dx। So what is this? dy by dx will be the slope of the secant line which is drawn between two points which are very very close to each other। या फिर वैसे secant line को ही जो बहुत करीब करीब वाले दो पॉइंट के थ्रू पास होती है, अगर इतने करीब करीब वाले दो पॉइंट को पास होती है कि ये इस कर्व को टच करने, कट करने के बजाय टच करके जाती है, राइट, कट करके जाती है, तो इसका स्लोप निकालने, भले ही ये वाली लाइन एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाती है, लेकिन उसका स्लोप निकालने के लिए हमें एक पॉइंट और उसके बहुत करीबी वाला दूसरा पॉइंट लेंगे, तभी तो हम y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 ले सकते हैं।
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ले सकते हैं, लेकिन वो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इतना छोटा है कि हम उसे डी वाई बाय डी एक्स बोलते हैं। और उस केस में वो जो लाइन जो कहलाती थी सीकेंट, वो लाइन अब बन जाती है टैंजेंट। तो टैंजेंट लाइन बनती है और ये डी वाई बाय डी एक्स जो होता है उस टैंजेंट लाइन का स्लोप कहलाता है। तो ज्योमेट्रिकली dy by dx gives the slope of tangent line drawn to the curve, और डेल्टा y by डेल्टा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है सीकेंट लाइन का कर्व है। सीकेंट लाइन मतलब कर्व के दो पॉइंट को कट करते हुए जाती हुई, और टेंजेंट मतलब किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाती हुई लाइन, राइट। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इस डिफरेंशिएशन का। तो खैर अभी तक तो हमने इसका फिजिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है ये समझा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, उसके कुछ फॉर्मूले मैं आपको दूंगा। या फिर ऐसा कोई कर्व है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई तो भी एक ऐसा कर्व है और इस कर्व को एक लाइन हमने टेंजेंशियल ऐसे ड्रॉ की, एक ही पॉइंट के पास टच कर रही है, लेकिन इसका स्लोप निकालने के लिए बहुत करीब करीब ही क्यों ना हो दो पॉइंट जरूर लगेंगे। ये वाला एंगल मान लीजिएगा थीटा है, तो इसका स्लोप dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx इस लाइन का स्लोप होगा, और ये dy बाय dx को ही हम tan थीटा b बोल सकते हैं, इस टैंजेंट लाइन का स्लोप हो जाएगा। चलो अभी हम देखते हैं कि कोई भी गिवन फंक्शन है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। सबसे पहले वैसे तो डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए कैलकुलस में एक प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहा जाता है उसे। जैसे कि उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो एक पॉइंट यहां पर है x इज इक्वल फॉर एग्जाम्पल a नाम का एक पॉइंट है, वहां पर y की वैल्यू को अगर मैं f बोलता हूं और यहां पर उस फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ a, मतलब f ऑफ x होनी चाहिए, x के बदले a। थोड़ी देर के बाद और एक दूसरा पॉइंट हमने लिया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल समथिंग a प्लस h, तो वहां पर उस फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ a प्लस h। तो अगर मैं इसे x2 x1 बोलूं और इसे x2 बोलूं और इसे y1 बोलूं और इसे y2 बोलूं, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या होना चाहिए, f ऑफ a प्लस y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 मतलब a प्लस h माइनस a, तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x हो गया, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय a प्लस h माइनस ये जो है डेल्टा y बाय डेल्टा x होगा। इसको अगर मैं लिख दूं तो इसे मैं h लिख सकता हूं। सो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x है। यदि अगर ये चेन, ये जो दो पॉइंट जो है x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू a प्लस h बहुत करीब करीब वाले पॉइंट है, तो उसके लिए अगर ये बहुत करीब करीब वाले पॉइंट होने चाहिए, यानी डेल्टा x आपका टेंस टू 0 होना है। डेल्टा x मतलब यहाँ पर a प्लस h माइनस a है ना, इसकी वैल्यू बहुत बहुत छोटी होनी है, तो इसमें क्लियर सी बात है डेल्टा x की वैल्यू h आ रही है, तो आपका h जो है वो टेंस टू 0 होना चाहिए। यदि अगर ये वाला एक्सप्रेशन लिमिट बहुत छोटा हो जाता है, इसमें h की वैल्यू अगर बहुत करीब हो जाती है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत करीब करीब वाले हो जाते हैं, तो उस केस में ये वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, इसको अगर मैं इसकी वैल्यू अगर निकालता हूं, h इसमें बहुत छोटा है, तो इसे ही हम बोल सकते हैं dy by dx। दिस इज द ओरिजिनल मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। इसी को ही बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं इसी फॉर्मूले से, इसी कॉन्सेप्ट से डिराइव किए गए हैं। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं वो सब इसी फॉर्मूले से आया है। तो खैर हम वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस, इसका रिजल्ट हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिएगा हमारे पास एक ऐसा y नाम का कोई तो भी फंक्शन है, इसको डेरिवेटिव करना है dy बाय dx, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो समझ लीजिएगा
इसे हम बोलते हैं y, वो फंक्शन है जिसे हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं। डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है जो डेरिवेटिव कर रहा है, एक ऑपरेट है, ये एक ऑपरेटर है, इसको हम इसके ऊपर ऑपरेट करने जा रहे हैं, राइट। ये जो ऑपरेशन होगा, इसका जो रिजल्ट होगा उसे हम डेरिवेटिव या इसका रिजल्ट बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे इसका, y का, इसका जो भी रिजल्ट होगा उसे y का डेरिवेटिव बोलेंगे। तो y मतलब एक फंक्शन है, डी बाई डी एक्स मतलब उस फंक्शन के ऊपर हम ये ऑपरेट करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव, इस प्रोसेस को हम ऑपरेट करने जा रहे हैं, उसी का रिजल्ट हमारा डेरिवेटिव होगा। तो फॉर एग्जाम्पल y हमारा एक अलजेब्रिक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल y जो है हमारा इस तरह का फंक्शन है, x का पावर n, इस तरह का एक हमारा फंक्शन है। इसको कैसे डेरिवेटिव किया जाए, इसको डेरिवेटिव करने का फॉर्मूला क्या है? तो सिंपल सा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x का पावर n। इसका डिफरेंशिएशन या फिर इसका डेरिवेटिव जो होगा वो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये जो सर के ऊपर जो है ना n, इसे नीचे उतारना है और ये फंक्शन x वैसे का वैसा ही रखना है, और जो एक n को नीचे उतार दिया तो यहाँ पर इसको n-1 करना है, बस। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n। अगर y, अगर कोई भी ऐसा फंक्शन है कि उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, x के टर्म में x का पावर n है, तो इस x के पावर n का डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ या फिर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x का पावर n। डेरिवेटिव ऑफ x पावर n का मतलब होता है n इंटू x का पावर n-1। फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे अभी प्रॉब्लम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू आपका x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करना है आपको। इफ यू वांट टू डेरिवेटिव दिस x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसी फॉर्मूले के हिसाब से x का पावर n के जगह पे इधर 2 है तो 2 को नीचे उतारो, x का पावर 2-1 कर दीजिएगा, तो ये क्या होगा 2 इंटू x का पावर 2-1 मतलब 1 ही होता है। सो 2x विल बी द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर हमको नाउ वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, मान लीजिएगा y ऐसे x का पावर समथिंग 1/2 है, हाँ, तो इसका डेरिवेटिव अगर हमको करना है तो क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 1/2। तो क्या होना चाहिए इसका डेरिवेटिव, सेम फार्मूला, अगर यही है जानते तो है आप सब, डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n होता तो क्या करता है n इंटू x का पावर n-1। तो यहाँ पर n के बदले 1/2 है, तो 1/2 को नीचे उतारो, x का पावर 1/2-1, तो क्या होना है ये 1/2 x का पावर 1/2-1 मतलब -½ हो जाता है। अब सब लोग जानते हो x का पावर -m है, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप और भी सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हैं इसको, x का पावर 1/2, और अब सब लोग जाते हैं 1/2 का मतलब √x होता है, तो ये हम 2√x इसका डेरिवेटिव। तो इस तरह से सिंपल सिंपल बातें हैं डेरिवेटिव करने के लिए। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा है, y इज इक्वल 1/x का पावर 7/3, ऐसा तो कभी कुछ इस तरह का है कोई तो फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव भी करना है, तो सेम फार्मूला, सेम सब कुछ सेम है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई का मतलब होगा x का पावर 7/3, बट इसको x पावर n के फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर -7/3। तो इसका डेरिवेटिव क्या होना है, -7/3, नीचे आ गया तो x का पावर -7/3 -1, सो दिस शुड बी -10, 7 -3/3 -10/3। सो और भी इसको अच्छे से अगर लिखना है तो इसे नीचे लेके जाओगे तो ये x पावर 10/3, दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो सिंपल, जो भी फंक्शन y इज इक्वल टू x पावर n के फॉर्म में होगा तो इसका डेरिवेटिव करना तो बहुत आसान है। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि अभी ऐसा एक फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ c, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। तो ये डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है ये समझने से पहले मुझे डी वाई बाई डी एक्स, इस बात का मतलब मुझे समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, यदि अगर मैं x को बढ़ाते जाऊं तो y कैसे बदलेगा, वही होगा ना डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं इसमें x बढ़ाते जाऊं, c अगर कांस्टेंट है, आप x बढ़ाते जाओ तो c में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, 0। तो इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी हम होगा, वो जब भी कांस्टेंट आएगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अकेला कांस्टेंट अगर है तो उसका डेरिवेटिव हम 0 लेते हैं।
या फिर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिएगा एक कोई तो भी m नाम का कोई तो भी कांस्टेंट है, वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, x का पावर n है। तो अभी ये अकेला ये y जो फंक्शन है उसमें m इंटू एक्स का पावर n है, तो y कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे y इज इक्वल c था, y इज इक्वल कांस्टेंट ही था, ये y बदल नहीं रहा। यहाँ पर m भले ही कांस्टेंट है, m ये जी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो टोटल तो वेरिएबल ही होगा। तो भले ही यहाँ पर y पूरा का पूरा कांस्टेंट था तो y का डेरिवेटिव जीरो, लेकिन यहाँ पे y का डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। तो ऐसे केस में हाउ कैन वी डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? तो डी बाई डी एक्स ऑफ y का मतलब है यहाँ पर m इंटू एक्स का पावर n। इसमें m तो क्या है, कांस्टेंट है। जो भी इस तरह से किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। अगर अकेला कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा। इसमें क्या किया जाए, ये जो भी वेरिएबल, ये जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकालते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n। सिंपल सी बात है। तो फिर से आप सेम फार्मूला लगा सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, m मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। सो द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज व्हाट, m इन एक्स का पावर n माइनस वन। सो दिस इज द, ये भी रूल आपको समझना होगा। ये दूसरी बात, ये तीसरी बात है। पहला फॉर्मूला तो बताया मैंने, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है इसमें समझने लायक। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन, जैसे y नाम का कोई तो भी फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन का समेशन के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल समथिंग f प्लस g, दो वेरिएबल फंक्शन है f b और g, तो y इस तरह से डिफाइन है f प्लस g है। तो ऐसे केसेस में हाउ टू टेक द डेरिवेटिव, तो dy बाई dx करना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx ऑफ y का मतलब होगा f प्लस g, y की जगह पे जो है वही लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो dy बाई dx, इसको क्या करना है कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव कर, इसको एक बार इसका डेरिवेटिव लेना, फिर इसका डेरिवेटिव लेना, dy बाई dx ऑफ f करके d बाय डी एक्स ऑफ g करना है, बस सिंपल सा, बहुत सिंपल। ये भी एक अपना रूल होगा डेरिवेटिव में। जब दो फंक्शन अलग अलग दो फंक्शन एडिशन के फॉर्म में दिए हो, तो फॉर एग्जांपल आपको y इज इक्वल समथिंग 3x स्क्वायर दिया है और 4x क्यूब दिया है, तो इसे हम एक फंक्शन मान सकते हैं f, इसे दूसरा फंक्शन मानेंगे g। तो अब इस तरह से अगर दो दो फंक्शन एडिशन में रहेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये रूल है, ठीक है। तो इस रूल के तहत हम इसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे तो देखते हैं। जैसे हमको यहां पर निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई, बट वाई का मतलब अभी दो दो फंक्शन का समेशन है y, यानी 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ऐसे दो फंक्शन का समेशन है। तो हम इसको सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर अलग कर दो और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इस 4x स्क्वायर को भी अलग कर देते हैं। अभी फिर से थर्ड नंबर वाला रूल, इसमें तीन कांस्टेंट है लेकिन अकेला कांस्टेंट नहीं है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो बचा लिया एक्स स्क्वायर में 3 को जीरो होने से बचा लिया, 3 को बाहर ले लिया हमने डी बाई डी एक्स, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर अंदर बचा है। इसमें भी 4 की भी वही हाल है जो 3 की थी, तो 4 को हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा एक्स क्यूब। तो यहाँ पर 3 इंटू इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर से पहले वाला जो फॉर्मूला दिया है एक्स पावर n का, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, 3 मल्टीप्लीकेशन में होगा इधर 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस वन, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, तो 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस वन प्लस 4 तो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस वन, तो सो सिंपल 3 इंटू 2 6, एक्स का पावर 2 माइनस वन मतलब 1, 4 इंटू 3 12, 3 माइनस वन मतलब 2। सो इसका डेरिवेटिव जो होगा dy बाई डी एक्स, इस फंक्शन का जो y जो फंक्शन गिवन था हमारे पास, ये इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 6x प्लस 12x स्क्वायर होगा। सो इस तरह से अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, सॉरी एडिशन में दिया हो, तो उसका डेरिवेटिव हम ये वाला रूल लगा के इसका यूज करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल और एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे इसके ऊपर। बिफोर टेकिंग मोर एग्जांपल्स, लेट्स टेक सम अदर फॉर्मूलाज आल्सो, थोड़े से और भी फॉर्मूलेज हम देखते हैं। हमने तो सिर्फ अभी तक अलजेब्रिक फंक्शन का ही डेरिवेटिव देखा है,
तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या कोई अन्य स्पेशल टाइप के जो फंक्शन होंगे उनका डेरिवेटिव कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये सब आए कैसे है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है उसी से आया है ये, उसका हम रिजल्ट यूज करें। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स। तो इसी तरह से cos x का जो डेरिवेटिव होता है, cos x को डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमें आता है माइनस साइन एक्स, राइट। इसके अलावा और भी बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कि tan x होता है, उसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो वो आता है समथिंग sec स्क्वायर x। उसी तरह से अगर हमारे पास cot x है तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो और भी दो डेरिवेटिव लिख लीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सिंपली सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का डेरिवेटिव अगर हम देखते हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपको नोट करना है। इसके अलावा कुछ और फंक्शन है, जैसे y इज इक्वल, मान लीजिएगा log x होता, लॉगरिथम के बारे में हम थोड़ा सा बताने वाले आगे आने वाले लेक्चर्स में। y अगर इस तरह का फंक्शन है log x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता, dy बाई डी एक्स, यानी y के जगह पे आपको लिखना है log x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 बाई एक्स। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। इसके अलावा हमारे पास दूसरा भी एक फंक्शन होता है जिसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, y इज इक्वल समथिंग e पावर x है। तो इस तरह का अगर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर x। e पावर x एक ऐसा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वही होता है, वही रिपीट होता है, इसको डेरिवेटिव करो वही आ जाता है। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शन हो सकते हैं, y इज इक्वल समथिंग ए पावर x। इस तरह का अगर कोई फंक्शन है, जैसे 2 पावर x, 3 पावर x, ये कोई भी नंबर है, बस उसके कुछ लिमिट है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये y इज इक्वल ए का पावर x, इस फॉर्मेट में अगर कोई फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो मैं थोड़ा सा दोनों तरफ से log लेता हूँ, तो log y इज इक्वल log ऑफ ए पावर x हो जाएगा, है ना। तो हमको लॉगरिथम में एक प्रॉपर्टी होती है, log ऑफ x का पावर m अगर होता है तो उसको m इंटू लॉग ऑफ x लिखा जाता है। तो वही अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो log y इज इक्वल, इसको x इंटू लॉग ए कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को दोनों तरफ से अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस log y इज इक्वल x का log a तो कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव dx बाई dx। तो यहाँ पर log y का डेरिवेटिव होता है 1 बाई y, और अगेन y का डेरिवेटिव होना चाहिए, ये अभी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आगे आते ही समझ में आएगा। dy बाई dx इज इक्वल log a हो जाएगा। तो इस केस में जो dy बाई dx होगा वो y इंटू log a, y का मतलब x का पावर a का पावर x इंटू log a। सो ये कैसे हमने किया ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। log अगर y इज इक्वल ए पावर x, अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई फंक्शन होता तो इसका डेरिवेटिव a पावर x इंटू log a ही होगा। तो मेरे ख्याल से इतने कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस है जिनका डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो अभी और कुछ डेरिवेटिव्स के रूल्स बता देता हूँ। एडिशन का रूल तो हमने बता दिया आपको। अभी मान लीजिएगा फंक्शन कोई ऐसा है, y इज इक्वल समथिंग f इंटू जी, इस फॉर्मेट में कोई तो भी फंक्शन है, मतलब y एक ऐसा फंक्शन है वो दो अलग अलग फंक्शन को मल्टीप्लाई करने की वजह से आया है। तो ऐसे केस में डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा? सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हमको करना है तो ऐसे केसेस में डेरिवेटिव ऑफ f इंटू जी करो, है ना।
तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर f और g दोनों वेरिएबल है, तो क्या करते हैं सबसे पहले इसमें f जो है उसे थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मानेंगे। अगर इसे कांस्टेंट मानता हो तो उसको डेरिवेटिव के बाहर निकालना पड़ेगा, तो g के ऊपर डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। इसके बाद अभी हमने f को कांस्टेंट माना था, तो अभी g को कांस्टेंट मान के उसको डेरिवेटिव के बाहर निकालते हैं और अभी f का डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं। दिस इज दैट मच सिंपल, वो हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन अगर कोई और एक फंक्शन हो रहा होगा तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो एक फंक्शन को पहले कांस्टेंट मान के g का डेरिवेटिव किया जाए प्लस g को कांस्टेंट मान के f का डेरिवेटिव किया जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, y इज इक्वल समथिंग x स्क्वायर इंटू साइन x, ये हमारा एक फंक्शन है। y इज इक्वल x स्क्वायर इंटू साइन x, इसे हमको अगर डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर y का डेरिवेटिव करना है, तो ये मान लीजिएगा हमारा f है x और ये जो है हमारा g है, मान लेते हैं थोड़ी देर, ये वाले फार्मूले से प्रोसीड करता है। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो क्या होना है, f को पहले इसे हम पहले कांस्टेंट मानते हैं, x स्क्वायर बाहर आ गया, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x लिया जाए प्लस अभी क्या करना है, g को कांस्टेंट मानना है, यानी साइन x को कांस्टेंट मानना है, यानी उसको बाहर रखना है, और अभी जिसको बाहर रखा था उसको अंदर लेना है, x स्क्वायर को बाहर रखा तो अभी उसको डेरिवेटिव के अंदर लेना है। तो सो सिंपल, x स्क्वायर इसकी जो वैल्यू होगी डेरिवेटिव ऑफ साइन x, अभी हमने फॉर्मूला बताया, साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x, इसी तरह से साइन x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है 2 इंटू एक्स हो गया। दिस इज द, इसको और अच्छे से लिखूं तो यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, ये साइन x, इसमें साइन अलग और x अलग नहीं है, तो कुछ बच्चे इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, x स्क्वायर कर देते हैं, 2 को कहीं और लेके जाता नहीं, you are multiplying this 2x with whole sin x, you cannot multiply with x, ये साइन अलग और x अलग नहीं है, साइन x एक अकेला फंक्शन है, तो आपको 2x को मल्टीप्लाई करना है तो पूरे के पूरे साइन x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x के साथ नहीं कर सकते, तो ये गलती आपको नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है। तो 2x को अगर मैंने पहले भी लिख दिया, ये एक अलग फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन, इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज द फॉर्मूला। अभी यहां पर मल्टीप्लीकेशन में था तो ठीक हमने लिख लिया, अगर कभी कभी दो फंक्शन एक दूसरे के डिवीजन में भी होता है, जैसे कि अभी y जो है हमारा वो f बाई जी इस फॉर्मेट में, अगर y भी आपका अगर f बाई जी फॉर्मेट में होता है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, d बाई डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे केस में करने के लिए पहले क्या करना है, g को कांस्टेंट मान लीजिएगा, इसके जैसा ही लेकिन थोड़ा सा चेंज है, g को कांस्टेंट मान लिया, डेरिवेटिव ऑफ f कर दीजिएगा, डेरिवेटिव ऑफ f कर दिया, फिर यहाँ पर प्लस लिया करते थे, बस यहाँ पर माइनस लेना है, अभी f को बाहर मान लीजिएगा और g का डेरिवेटिव कर दीजिएगा, बस वही तो कर रहे हैं, बस यहाँ पे प्लस के जगह पे इधर माइनस है, और नीचे एक्स्ट्रा में जो डिवीजन में होता है ना फंक्शन, उसका स्क्वायर करना है, बस दिस विल बी द मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव इफ वन फंक्शन इज अ रेशियो ऑफ टू अदर फंक्शंस। ओके, इसी को हम कोशिएंट रूल बोलते हैं, कोशिएंट रूल, कोशिएंट रूल कहते हैं। तो इतने रूल्स अभी काफी है हमारे लिए, तो इस रूल के जरिए हम किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंट फंक्शंस लेकर हम उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे इसका एक डेरिवेटिव करके देखते हैं। तो y इज इक्वल फॉर एग्जांपल हमारे पास x स्क्वायर अपॉन समथिंग e पावर x, ऐसा दो फंक्शन होते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हमें परफॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे, dy बाई dx, इसमें ये हमारा f हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला g हो गया, तो पहले क्या करना है, g को वैसे ही रखना है और f का डेरिवेटिव लेना है, g का मतलब e पावर x को वैसे ही रखना है और f का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ f का मतलब x स्क्वायर, पहले ऊपर वाले का ही डेरिवेटिव लेना है, माइनस अभी जिसका डेरिवेटिव लिया गया था यानी x स्क्वायर का लिया गया था उसको बाहर रखिए, अभी सिर्फ किसका डेरिवेटिव करना है, e पावर x, राइट। अब इसके बाद नीचे क्या है, e पावर x, उसका स्क्वायर कर दो, हो गया सर। सो dy बाई dx e पावर x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स,
माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर का डेरिवेटिव तो वही रहता है, तो e पावर x पावर 2 है तो इसे हम e पावर 2x लिख सकते हैं, जैसे कि हम सब लोग जानते होंगे x का पावर m इंटू n रहा तो x का पावर m इंटू n लिखते हैं, तो उसी तरह से x e पावर x उसका पावर 2 है तो e पावर 2x। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो।